नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9:15 बज चुके हैं। 9:15 बजे का सेशन आप लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन होता है। एक बार आप सभी से निवेदन है कि आप लोग तेजी से कमेंट करके बता दें कि आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर मिल रही है या नहीं। दोस्तों, नियमित रूप से मैं आप लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र के प्रश्नों का एक महत्वपूर्ण संग्रह रात के 9:15 बजे लेके उपस्थित होता हूं। यदि आप टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग नियमित रूप से हमारे साथ जुड़िए और नियमित रूप से अभ्यास करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपकी सफलता में सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो आपके अभ्यास का ही होगा, आपकी प्रैक्टिस का ही होगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य डाउन है तो हो सकता है कि आवाज आप लोगों को कम मिल रही हो। फिलहाल एक बार आप लोग रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि आपको क्लियर आवाज मिल रही है कि नहीं। चलिए, सुरन जी नमस्कार, सतीश जी नमस्कार, कैलाश चंद्रा जी, सभी लोगों को नमस्कार। दोस्तों गुड इवनिंग। तो आप लोगों को आवाज क्लियर मिल रही है? थोड़ा सा 1 मिनट का आप लोग बस धैर्य रखेंगे। चलिए दोस्तों, तो एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ में, ताकि आप लोगों की संख्या जो है वो बढ़ सके। चलिए, अब सीधे इधर-उधर की बातचीत नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे अपने सेशन की तरफ और सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे। बाकी सारे सेशन जो आप लोगों के बंद चल रहे हैं, वो जैसे ही थोड़ी-सी मेरी तबीयत ठीक होती है, मैं अगले हफ्ते में सारी चीज़ें आपकी शुरू कर दूँगा। आते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न पे। चलिए, 1 सेकंड का आप लोग धैर्य रखेंगे दोस्तों। सबसे पहले आप लोग वीडियो को शेयर करिए। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो वीडियो को शेयर अवश्य कर दें आप सभी लोग। आप लोगों के लिए आज जो है वो टीजीटी के वर्ष 2013 का पेपर जो है आप लोगों को मैं कराऊंगा। तो 2013 का पेपर यदि आप लोगों ने किया हो पहले से, तो आप लोगों को काफी मदद मिलेगी। चलिए भैया, आते हैं सीधे आज के प्रश्न पे। अब चलें, आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के लिए आ चुका है। प्रश्न को एडजस्ट कर दिया है मैंने, ताकि आप लोग सुविधाजनक तरीके से प्रश्न को पढ़ सकें और उत्तर कर सकें। जितनी तेजी से आप लोग उत्तर करेंगे, उतनी ही तेजी से मैं आप लोगों को आगे लेके चलूंगा। चलिए भैया, पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पे है। दिया है कि भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? चलिए भैया, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किस अनुसूची में दिया हुआ है? आप लोगों को तेजी से उत्तर करना है इस चीज के लिए। बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, चौथी अनुसूची के लिए। चलें, तो जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। एकमात्र उत्तर आ रहा है इसमें सुरेंद्र जी के लिए। बाकी सारे लोग भी उत्तर करिए भैया। बाकी सारे लोग हाथ में दही जमा के आप लोग ना बैठे। शादियों का मौसम चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग मेहंदी वेहंदी लगवा रखे हैं। उत्तर करिए। निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। आपको बताना है कि मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कौन सा इसमें से एक कर्तव्य नहीं है। अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना, मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना, विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में सूचित करना। चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे सभी लोग। अनुच्छेद सहित उत्तर बताएंगे। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें इस बात को स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे राज्यपाल के प्रति? भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जिसमें लिखा गया है कि मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि, और उसमें कुछ चीजें दी हुई हैं।
तो उसके आधार पे आप लोग अनुच्छेद भी बताने का प्रयास करें। चलिए, तो अपने दल की नीतियों के बारे में जो है वो सूचित करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की नहीं होती है। यह जो है वो पूर्ण रूप से दलीय कार्य है, जबकि मंत्रिपरिषद में जो भी विनिश्चय होगा उसके लिए मुख्यमंत्री जो है वो सूचित करेगा राज्यपाल को। प्रशासन संबंधी जो भी आवश्यक सूचनाएं होंगी वो राज्यपाल को दी जाएंगी। विधान विषयक जो भी प्रस्थापनाएं होंगी या जो भी सूचनाएं होंगी आपको विधि बनाने से संबंधित, तो उसके लिए आपको राज्यपाल को सूचित करना पड़ेगा। यदि भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल आप लोग पढ़िएगा 167। जो भी आर्टिकल मैं आपको बोल रहा हूं आप लोग उसको नोट डाउन करिएगा, पढ़िएगा जरूर। नहीं तो ऐसे बस क्लास कर लेने से और मेरी बात सुन लेने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। फिलहाल के लिए इस प्रश्न में ए विकल्प के लिए उत्तर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का सूचना का अधिकार दिया गया है? चलिए भैया, राष्ट्रपति को सूचना देने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? माफ करिएगा, पाने का अधिकार है। राष्ट्रपति को जो है वो सभी तरह की विभिन्न तरह की सूचनाएं जो हैं वो प्राप्त करनी होती हैं, और यह अधिकार राष्ट्रपति को भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है आपको बताना है। अनुच्छेद 52, 61, 78 या 75, चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलें, ए विकल्प के लिए दीपा द्विवेदी जी का उत्तर आ रहा है। वीडियो को शेयर करिए आप लोग। चले, सरिता जी का भी ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। सब लोग ए विकल्प की ही बात कर रहे हैं। चले, बहुत ही बढ़िया। सब लोग तेजी से उत्तर करिए दोस्तों, ज्यादा समय आप लोगों का लूंगा नहीं मैं इसमें। हाँ। चलें, तो अभी मैंने आपको एक आर्टिकल बताया है, कौन सा? 167। इसमें जो है आपका मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है किसको सूचित करने की? राज्यपाल को। राज्यपाल को जो है मुख्यमंत्री सूचित करेंगे। भारतीय संविधान में एक और अनुच्छेद है जिसे आप लोग जो है अनुच्छेद 78 के नाम से जानते हैं, अनुच्छेद 78 के नाम से। इसमें जो है दोस्तों आपके प्रधानमंत्री जो है यही सभी सूचनाएं, जो सूचनाएं मुख्यमंत्री राज्यपाल को देता है, लगभग वही सभी सूचनाएं जो हैं ये राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। उत्तर आपका जो हो जाएगा इस प्रश्न में सी विकल्प के लिए सही होगा। जो लोग सी विकल्प का चुनाव करेंगे उनका उत्तर सही होगा। तो ये दो आर्टिकल जो है वो सूचना से संबंधित हैं। एक राज्यपाल सूचना प्राप्त करता है, 168 के तहत राज्यपाल को सूचना कौन देता है? तो मुख्यमंत्री देता है। और वहीं जब हम बात करते हैं 78 की, तो 78 जो है वो राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है, और इसको सूचना कौन देगा? भारत का प्रधानमंत्री देगा। तो दोनों आर्टिकल जो हैं ये आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, दोनों को आप लोग जरूर ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस आधार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? इसमें से कौन सा है भैया? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? चारों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करिए और आर्टिकल सहित उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलें, तो डी विकल्प के लिए सभी लोग उत्तर कर रहे हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया गया है, और कल ही मैंने आप लोगों को ये प्रश्न कराया था जहां पे सीधे आपसे अनुच्छेद पूछा था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है वो, किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। आज जो है यानी अगले साल जब पेपर हुआ, अगली बार जब टीजीटी का पेपर हुआ, तो उसमें जो है पूछा गया कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किसको मानते हैं, और अनुच्छेद हटा के उस अनुच्छेद का विषय दे दिया। तो आप लोग विषय को भी ध्यान रखेंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, और उसमें कोई शर्त ना दी हुई हो कि किसके अनुसार पूछा जा रहा है, यदि डॉक्टर अंबेडकर का नाम उसमें नहीं दिया हुआ है, तब आप लोग प्रस्तावना का चुनाव करिएगा। चीज को आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे। यदि अंबेडकर का नाम नहीं दिया गया है, सीधा पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे माना गया है, तो प्रस्तावना। यदि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार पूछा जा रहा है, तब अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। गांधी जी का या की आत्मकथा का शीर्षक है
गिरि प्रवचन, हिंद स्वराज, भारत की खोज, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। उत्तर तेजी से करेंगे। चलें, तो ये भी आसान सा प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी की आत्मकथा है। आपका उत्तर डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है कि संप्रभुता एक विशिष्टता है जनता की, राज्य की, सरकार की या संसद की। यदि आप सारे प्रश्नों को अभी तक मैंने जितने भी पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोगों को कराए हैं, इन सभी प्रश्नों को देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को कॉमन रूप से मिल रही होगी कि लगभग वही सारे प्रश्न जो है वो घुमा फिरा के पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये चीज जो है अब नहीं होगी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं होगी। अब जो है 20% प्रश्न हो सकता है कि आपको ऐसे ही मिल जाए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों से। 80% जो आपके सवाल हैं वो आपको नए तरीके के मिलेंगे, क्योंकि अब जो नए लोग हैं वो नए तरीके से पेपर बना रहे हैं, वो थोड़ा-सा रिसर्च कर रहे हैं, पेपर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। कोई भी जो हाल-फिलहाल की जो परीक्षाएँ हो रही हैं, यदि आप उनको देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। संप्रभुता जो है आप सभी को पता है कि राज्य का सबसे विशिष्ट तत्व है या सबसे आवश्यक अंग जो है राज्य का क्या है? संप्रभुता है, तो उत्तर आपका राज्य के लिए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा तथ्य सही है, आपको बताना है। लाक ने सरकार और राज्य जैसे शब्दों में भ्रम उत्पन्न किया है। दूसरा दिया है लाक सरकार और राज्य में राज्य रा लाक सरकार को राज्य से श्रेष्ठ मानता है। लाक ने सरकार और राज्य में भेद किया है और लाक ने सरकार और राज्य में भेद नहीं किया है। चारों में से किसी एक को चुनिए। यदि लाक की अवधारणाओं को आपने पढ़ा हो अच्छे से तो आसानी से आप इसका उत्तर कर सकते हैं। बहुत ही सामान्य सी बात पूछी गई है। प्रश्न में ध्यान रखना है, आपसे पूछा गया है कि कथन कौन सा सही है। सही कथन का उत्तर करना है आप लोगों को। चलें, तो आप सभी को पता है दोस्तों कि जो राज्य है यह एक अमूर्त संस्था है और अमूर्त संस्था या अमूर्त कोई वस्तु यदि है तो वह कोई कार्य को संपन्न नहीं कर सकती। ठीक है, तो राज्य एक अमूर्त संस्था है और राज्य के कार्यों को संपन्न करने के लिए एक मूर्त संस्था का गठन किया गया जिसे सरकार कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि लाक महोदय सामाजिक समझौते के अधिकार में अपने राज्य और सरकार दोनों में भेद को स्पष्ट करते हैं। एक को मूर्त संस्था बना बताते हैं, किसको? सरकार को, और राज्य को अमूर्त संस्था बताते हैं और ये कहते हैं कि अमूर्त संस्था राज्य है और राज्य का कार्य करने के लिए राज्य के जो सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार है। तो उत्तर आपका सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला दिया है कि निम्न में से कौन-सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? आपको बताना है राज्य का दैवीय सिद्धांत, समझौता सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। चलें। उत्तर तेजी से करिए सभी लोग। चलें, तो राज्य की उत्पत्ति की सबसे सही व्याख्या की यदि बात करते हैं, तो लगभग इसमें से 3 सिद्धांत ऐसे हैं जो काल्पनिक है। एकमात्र सिद्धांत जो है परंपराओं और प्रथाओं से विकसित होने वाला सिद्धांत जिसे आप लोग विकासवादी सिद्धांत कहते हैं, यह राज्य की उत्पत्ति की सबसे स्पष्ट व्याख्या करता है, ऐसा विद्वानों का मानना है। उत्तर आपका जो होगा तीसरे विकल्प के लिए अर्थात सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आप सी विकल्प के साथ ही जाएँ। अगला प्रश्न आपको दिया है कि निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है 3 माह के बाद, 6 माह के बाद, 1 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद। किसके लिए अविश्वास प्रस्ताव? सरपंच के लिए। पंचायती राज व्यवस्था को यदि आपने पढ़ा है तो आप आसानी से उत्तर कर सकते हैं। दीपक जी पूछ रहे हैं सर आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक है, बहुत बस थोड़ा-सा जुकाम और फ़ीवर की वजह से दिक्कत है और बाकी दवा ले रहा हूँ। थोड़ा बहुत रिलीफ है तभी आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ। चलें भैया उत्तर करेंगे आप लोग तेज़ी से। तो सरपंच के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वह 1 वर्ष के बाद लाया जा सकता है, 1 वर्ष के पहले नहीं लाया जा सकता। आपका सी विकल्प जो होगा इस प्रश्न में सही हो जाएगा। सी विकल्प के लिए आप लोग जाइएगा।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला दिया है कि निम्न में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? आपको बताना है मूल ढांचा सिद्धांत जो है वो किस वाद में या किस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य। तेजी से उत्तर करेंगे। चलिए, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मूल ढांचे का सिद्धांत जो है वो आपके वर्ष 1973 में, ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में जो है वो मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, तो मूल ढांचा सिद्धांत क्या कहता है ये आप सभी को पता होगा। इसमें कहा गया कि संविधान के किसी भी हिस्से में जो है वो संशोधन किया जा सकता है। शर्त बस यही है कि जो मूल भावना है संविधान की, जो मूल ढांचा है, मूल स्ट्रक्चर है, वो किसी भी तरीके से क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए या परिवर्तित नहीं होना चाहिए। इसी आपके 1973 के संशोधन के बाद से या फैसले के बाद से, जो सुप्रीम कोर्ट का 1973 में फैसला आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, इस फैसले के बाद से 1976 में आपका जो है वो 42वां संविधान संशोधन किया गया। 76 में आपका 42वां संविधान संशोधन होता है और संविधान की प्रस्तावना में पहली बार जो है वो संशोधन किया जाता है। इस बात को ध्यान रखते हुए कि संविधान की जो प्रस्तावना है या संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। तो आप लोग ध्यान रखेंगे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न दिया है, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। सबसे पहले आपको बताना है कि सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्लेटो द्वारा, अरस्तु द्वारा, मैकियावेली द्वारा या मॉन्टेस्क्यू द्वारा। चारों में से एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, वो सभी लोगों का उत्तर अरस्तु के लिए आ रहा है। एक बार तेजी से उत्तर करेंगे। अरस्तु ने जो सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण किया था वो कितने जो है वो अंग बताए थे सरकार के, और क्या-क्या बताए थे? तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। इनका वर्गीकरण कितने लोगों को याद है? तेजी से बता दीजिए। जो सरकार का अरस्तू का वर्गीकरण है, उसमें कितने कंपोनेंट हैं और कौन-कौन से हैं? किसी को ध्यान है? तो ध्यान रखिएगा। 3 अंग बताए थे, जो आप वर्तमान में भी देखने को मिलती है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका। ये 3 अंग जो बताए थे, ये सबसे पहले अरस्तु महोदय ने ही बताया था। तो पहला जो व्यवस्थित वर्गीकरण है सरकार का, वह अरस्तु महोदय के द्वारा दिया गया है। यह आपसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? अरस्तु महोदय ने किया था और इन्होंने सरकार के जो है दोस्तों 3 अंग बताए थे। एक व्यवस्थापिका, एक कार्यपालिका और जो है एक न्यायपालिका, और यही स्वरूप आपको जो है वर्तमान में भी देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया है? आपको दिया गया है ऑस्टिन, ऑक, एक्विनास और मैटलैंड। चारों में से एक को चुनिए, उत्तर करिए। वीडियो को शेयर करिए। क्या बात है कि आप लोगों की संख्या बढ़ नहीं रही है? क्या करूं, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को बंद कर दूं क्या? चलें, संप्रभुता के एक तत्ववादी, माफ करिएगा। चलें, इसका कोई और नाम इन्होंने दिया था, ध्यान रखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ। ऑस्टिन की बात करते हैं तो ऑस्टिन महोदय ने जो है एक तत्ववादी संप्रभुता का जो है वो वर्णन किया है। इनकी एक पुस्तक है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो आपके 1832 में प्रकाशित हुई थी। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसमें इन्होंने जो है वो संप्रभुता के एक तत्ववादी, या ध्यान रखिएगा इसका एक और नाम है वैधानिक संप्रभुता। या तो आपसे पूछेगा कि वैधानिक संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया, या आपसे पूछेगा कि एक तत्ववादी संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया। तो आप लोग
चलें, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपके 1832 में प्रकाशित लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक में ऑस्टिन महोदय ने यह सिद्धांत दिया था। नाम कोई भी पूछे, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता है? आपको बताना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में इसमें से कौन भाग नहीं लेता है। चलिए, अच्छी बात है। तेजी से करिए। राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो आप सभी को पता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है? तेजी से उत्तर करिए। निर्वाचन। जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं कि विधान परिषद, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। विधान परिषद के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। सिर्फ विधानसभाओं के सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। एक अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा होगा जिसमें राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होंगे। साथ में दिल्ली और पांडिचेरी का भी उल्लेख किया गया है। चलिए, आप सभी का उत्तर आ रहा है किसमें? तो इन सभी का उल्लेख जो है वो किया गया है आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54 में। आप लोग उत्तर याद रखेंगे। विधान परिषद के सदस्य जो है इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। आगे बढ़िए। अगला दिया है कि प्रान्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? चलिए, तेजी से उत्तर करेंगे। प्रान्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? स्वामी विवेकानंद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। चारों में से एक विकल्प को चुनिए। तो मैंने आपको कल बताया था, इसे जो है 3 नाम इसके आप लोग ध्यान रखिएगा। न्यासिता का सिद्धांत, या प्रान्यास सिद्धांत, या ट्रस्टीशिप की अवधारणा। ये 3 अलग-अलग नाम जो है आपको दिए जाते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें बस आपको याद रखना है क्या, कि महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि यदि आपके पास आपने एक अधिक संपत्ति एकत्रित कर ली है तो उसका एक हिस्सा जो है वो आप अपने लिए खर्चा करिए और शेष जो आपसे बच जाता है, आपके आवश्यकता की पूर्ति के बाद से जो आपके पास बचता है वो समाज कल्याण के लिए आप खर्चा करिए। यही इनका प्रान्यास सिद्धांत है। आप इसको पढ़े होंगे। महात्मा गांधी के लिए उत्तर सही होगा। अगला दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग 1994 से कार्यशील नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा अंग जो है वो कार्यशील नहीं रहा है अब। आर्थिक व सामाजिक परिषद, सचिवालय, महासभा या न्यास परिषद। चलें, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें भैया। ध्यान रखिएगा कि सभी लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं, तो न्यास परिषद को समाप्त नहीं किया गया है। न्यास परिषद जो है वो निष्क्रिय है। दोनों में अंतर है। निष्क्रिय होने में और समाप्त होने में अंतर होता है। यह कार्य नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे समाप्त कर दिया गया, इसे निकाल के फेंक दिया गया, इसे रद्द कर दिया गया। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला दिया है कि किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? आपको बताना है। बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी और लाला लाजपत राय। किसने कहा था, किसको कहा था? आप लोग उत्तर करेंगे। चलें। सभी लोग ये विकल्प का चुनाव करेंगे। तो एक पत्रिका है जिसे आप लोग लंदन टाइम के नाम से जानते हैं। लंदन टाइम में वैलेंटाइन सिरोल नामक एक व्यक्ति हैं। इन्होंने जो है वो आपके बाल गंगाधर तिलक को अशांति का अग्रदूत या अशांति का जनक कहा था। आप लोग ध्यान रखेंगे। पत्रिका का भी नाम याद रखेंगे, लंदन टाइम्स में उन्होंने एक लेख लिखा और उसमें कहा कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो भारत में अशांति के अग्रदूत हैं या अशांति के जनक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किसने कहा कि राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है? चले भैया। राष्ट्र दैविक आदर्शों की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है बिपिन चंद्र पाल, अरविंद, महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर।
चलें, सबका उत्तर श्री अरविंद के लिए आ रहा है, तो जो लोग इसमें श्री अरविंद की बात कर रहे होंगे, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अरविंद जी का स्टेटमेंट है, राष्ट्रदैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है। उत्तर आप लोग इस प्रश्न में डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा आपका। आप माफ करिएगा, बी विकल्प के लिए। और इस स्टेटमेंट से आप सभी को पता चल रहा होगा कि अरविंद महोदय जो हैं, ये दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के समर्थक हैं। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? आपको ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक बताना है। व्यक्ति है, जनता है, वर्ग है या दल है? चारों में से एक को चुनिए। चलें। चलिए, तो ऐतिहासिक परिवर्तन इनकी क्रांति है, और क्रांति जो है वो वर्गों की उत्पत्ति के कारण हुआ था, आप सभी को पता होगा। तो आपका उत्तर सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे। चलें, अगला दिया है, समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? लेनिन, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स और हीगल में से एक को चुनिएगा। तो सब लोग इसमें बात कर रहे होंगे रॉबर्ट ओवन की। आप सभी का उत्तर रॉबर्ट ओवन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1827 में, 1827 में एक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसका नाम है ओ नाइट कोऑपरेटिव। ओ नाइट कोऑपरेटिव में रॉबर्ट ओवन महोदय ने सबसे पहले समाजवाद शब्द का जो है वो प्रयोग किया था। उत्तर आपका इस प्रश्न में बी विकल्प के लिए सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। पत्रिका का नाम जरूर याद रखेंगे आप लोग। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है कैसे? राजनीतिक दल, न्यायपालिका और संविधान, विधान पालिका, राजनीतिक दल और न्यायालय, राजनीतिक दल, विधान पालिका और संविधान, विधान पालिका, न्यायालय और कार्यपालिका। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कैसे होता है? चलें, सबसे पहले राजनीतिक दलों का गठन होता है। राजनीतिक दल जो है वो चुनाव के माध्यम से विधान पालिका का निर्माण करते हैं, और यह विधान पालिका जो है वो संविधान के अनुरूप कार्य करती है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से राजनीतिक प्रतिनिधित्व जो है वो सुनिश्चित किया जाता है। उत्तर सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने सारे लोग इस प्रश्न को समझ रहे हैं और कितने सारे लोग इस प्रश्न को रट के उत्तर कर रहे हैं। यदि आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है। यदि रटा है सिर्फ आप, तो थोड़ा-सा किताबों को उठाइए, किताबों को पढ़ने का प्रयास करिए। भारत एक गणराज्य है क्योंकि विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है। राज्य में राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। चलें, तो यदि हम गणराज्य की बात करेंगे, भारत एक गणराज्य है, तो इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्राध्यक्ष है अर्थात जो राष्ट्रपति है, वह निर्वाचित होता है, वंशानुगत उसे नहीं चुना जाता है। तो आप लोग इसमें सीधे जो है डी विकल्प का चुनाव कर लीजिए, आपका उत्तर सही हो जाएगा। बहुत बार पूछा जा चुका है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद में? 110, 111, 112 या 113? आपसे परिभाषित पूछा गया है कि किस में परिभाषित किया गया है धन विधेयक को। चलिए, बहुत बढ़िया। तो बात करेंगे धन विधेयक को परिभाषित करने की बात। तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 10 में, और इसमें 110 में, और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक, इसका निर्णय जो है वो करेगा आपका माफ करिएगा लोकसभा अध्यक्ष। तो अंतिम निर्णय लेने का फैसला जो है वो अधिकार किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। परिभाषित करने के लिए पूछा जाए तो आप लोग 110 का चुनाव करिएगा। यदि संविधान में प्रक्रिया पूछी जाए, धन विधेयक की प्रक्रिया, तो 109 में जो है वो प्रक्रिया दी हुई है। आपका उत्तर फिलहाल के लिए इस प्रश्न में सही हो जाएगा 110 के लिए। तो आप लोग 110 के साथ जाएंगे।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक द्वारा नहीं लिखी गई है? चलिए भैया, हिंद स्वराज, द ओरियन, गीता रहस्य या आर्कटिक होम, चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलिए रूपम जी, गुड इवनिंग। आप लोग टाइम से रूपम जी क्लास ज्वाइन किया करिए 9:15 बजे। चैनल को आप में से यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए कि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। चलें, तो यदि बात करते हैं हिंद स्वराज जो पहला दिया है ये आपके महात्मा गांधी का, गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। शेष सभी पुस्तकें जो हैं आपके लोकमान्य तिलक के द्वारा, जैसे द ओरियन, गीता रहस्य और आर्कटिक होम इन द वेदाज, ये तीनों पुस्तकें जो है तिलक के द्वारा लिखी गई, जबकि हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? चलें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच यदि कोई विवाद होता है तो सबसे पहले तो वो किस में आएगा? चलिए, प्रीति सिंह जी का उत्तर आ रहा है। जो लोग इसमें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल 131 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करता है। ध्यान रखिएगा, विवाद जो है वो केंद्र और राज्य के बीच होना चाहिए। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 131 को जरूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है? एक से अधिक राज्यों का भी विवाद हो सकता है। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रशासन से, विदेश नीति से, आर्थिक नीति से या न्यायिक नीति से? तेजी से उत्तर करेंगे। मंडल सिद्धांत का संबंध किससे है? चलें, आसान सा प्रश्न है, कई बार कराया है मैंने। विदेश नीति से संबंधित है मंडल सिद्धांत कौटिल्य का। आप में से कितने सारे लोगों ने कौटिल्य का मंडल सिद्धांत पढ़ा है, एक बार बताएंगे? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? चलिए बताइए भैया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार आप सभी को पता है मौलिक अधिकार है। यह किस संशोधन से बना है? किस अनुच्छेद में आपको दिया हुआ है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 संशोधन यहाँ पे पूछा हुआ है दोस्तों? 93वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन। तो आप लोग उत्तर तेजी से करेंगे, प्रश्न में थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है। आर्टिकल बताएंगे आप सभी लोग? आर्टिकल भी बताइए। चलिए, जो लोग 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2003 की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्ष 2003 में जो है वो 86वां संविधान संशोधन हुआ था और भारतीय संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जिसे आप लोग 21A के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को जो है अनिवार्य कर दिया गया था। यह आपके फंडामेंटल राइट का हिस्सा बन गया था। तो आप लोग बी विकल्प के साथ जाएंगे, 86वां अमेंडमेंट है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया है कि हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है। हॉब्स की लेवियाथन उसकी सबसे फेमस पुस्तक है, इसमें इन्होंने कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। इस कॉमनवेल्थ का अर्थ क्या है? संप्रभु, समाज, राज्य और सरकार के लिए सामूहिक नाम, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग, उपरोक्त में से कोई नहीं। चले, तो कॉमनवेल्थ सोसाइटी, स्टेट एंड गवर्नमेंट के लिए एक कलेक्टिव नाउन है। आप उत्तर इसमें जो है बी विकल्प के लिए चुनिएगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ है? आपको यूएसए दिया है, फ्रांस दिया है, इंग्लैंड दिया है और बेल्जियम दिया है। चारों में से एक को चुनिएगा। आधुनिक दलीय व्यवस्था का उद्भव। चलें, कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बी विकल्प की। समझ सकता हूँ, कहीं कहीं पे आपको यूएसए मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको जो है वो इंग्लैंड मिलेगा।
तो ध्यान रखिएगा, आधुनिक दलीय व्यवस्था जब भी आपसे पूछा जाए कि उद्भव कहाँ हुआ है, तो इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है? आप लोग इंग्लैंड के साथ जाइएगा। उत्तर आपका सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए सरपंच के प्रति उत्तरदायी है, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी है, क्षेत्र समिति के प्रति उत्तरदायी है, जिलाधिकारी के प्रति उत्तरदायी है? किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आप लोग यूके के साथ जाइएगा, ब्रिटेन में हुआ है। जी बिल्कुल, कह तो रहा हूँ, आधुनिक राजनीतिक दल का जो जन्म हुआ है, वो आपके ब्रिटेन में हुआ है। चलें, आप लोग बताएँगे। सब लोग इसमें जाइएगा, ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी होगी ग्राम सभा के प्रति। ग्राम सभा में कौन-कौन से कौन लोग आते हैं? तो उस क्षेत्र के, उस ग्राम सभा के जितने जो है वो मतदाता सूची में शामिल लोग हैं, वो ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। उत्तर आपका बी विकल्प के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है समाजवादी राज्य, पुलिस राज्य, कल्याणकारी राज्य या सर्वोदय? अधिकतम नागरिक सुविधाएं, सामाजिक सुविधाएं, माफ करिएगा, नागरिक नहीं। चलें, तो आप सभी को पता है कि जब सामाजिक या नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है कोई राज्य, तो उसे हम वेलफेयर स्टेट के रूप में जानते हैं। वेलफेयर स्टेट की अवधारणा आपने पढ़ी होगी। यदि नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग बताइएगा, ज़रूर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा, जब थोड़ी-सी तबीयत मेरी ठीक रहेगी। तो कुछ चीज़ों को आप लोग नोट डाउन किया करिए। मैंने आज तक लगभग 1.5 साल हो गया टीजीटी, पीजीटी की क्लास लेते हुए, कुछ 1-2 लोगों को छोड़ दूँ, तो आज तक किसी ने भी कोई डाउट रेज़ नहीं किया या कभी मुझे मैसेज नहीं किया कि सर इस चीज़ को थोड़ा समझा दीजिए या ये चीज़ आप मुझे बता दीजिए या सबको बता दीजिए। और इस चीज़ को यदि आपकी केयरलेसनेस को मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि आप लोग या तो ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं या हो सकता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों, तब आप लोग ना कुछ पूछते हो। जो भी हो, आप लोग बस सिंसियरिटी से काम करिएगा, मेरा उद्देश्य इतना ही है। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? समानता पर, स्वायत्तता पर, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति और पसंद की स्वतंत्रता। ये बात एक बार मैंने और बोली थी अपने क्लास में, तो जो पेड बैच वाले लोग हैं, जो कॉन्सेप्ट की क्लास लेते हैं, उन लोगों ने फिर मेरा जो है जीना ही हराम कर दिया। ऐसे-ऐसे सवाल पूछने लगे, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। चलें भैया, तेज़ी से करिएगा। नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता पूछा है भैया, तो हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर जो है ये अधिक बल देते हैं। आपका उत्तर जो हो जाएगा हस्तक्षेप की अनुपस्थिति, सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, आपको बताना है? न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व या संघीय? चलें, संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात की गई है, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है और आपके बंधुत्व की बात की गई है, लेकिन कहीं भी जो है संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उत्तर आपका जो होगा वो डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला दिया है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा व लोकसभा या निर्वाचन आयोग, चारों में से एक को चुनिएगा। चलें। हुँ। चलें भैया, तो आप लोगों को सभी को पता होगा
कि राष्ट्रपति को जो है वो पदमुक्त करने के लिए आपकी राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलके हटाती हैं। बस ध्यान ये रखना है कि राज्यसभा के द्वारा जो है वो प्रस्ताव लाया जाता है और इसकी सूचना 14 दिन पूर्व जो है वो राष्ट्रपति को दी जाती है। फिलहाल उत्तर जो आपका होगा वो राज्यसभा, लोकसभा दोनों के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक संकल्प के द्वारा जो है वो हटाया जाता है इनको। निम्नलिखित में से कौन-सा मार्क्सवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? आपको मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है बताना है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग संघर्ष, अतिरिक्त मूल्य और यदमात्म्य। तेजी से उत्तर करिएगा। मार्क्सवाद से संबंधित कौन-सा नहीं है? चलें भैया, तो जो लोग इसमें यदमात्म्य की बात कर रहे होंगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। इसका संबंध जो है आपके अ, आदर्शवाद से है, जबकि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की बात जो है कार्ल मार्क्स करते हैं, वर्ग संघर्ष की बात कार्ल मार्क्स करते हैं, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। तो ये तीनों जो है आपके मार्क्सवादी अवधारणा से संबंधित है, जबकि चौथा नहीं है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया है किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विशेषाधिकार नहीं है, बहुत व्यापक विशेषाधिकार है, कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार है या उपयुक्त में से कोई नहीं। चारों में से उत्तर करिएगा, किसी एक का। आसान सा प्रश्न है, आप सभी को पता है कि किसी को भी जो है वो असीमित अधिकार नहीं दिए गए हैं। कुछ निश्चित मामलों में जो है वो राज्यपाल को आपके विवेकाधिकार दिया गया है और इनका यही विवेकाधिकार जो है केंद्र और राज्य के बीच संघर्ष का कारण बना रहता है। उत्तर आपका सी विकल्प के लिए सही होगा, रुकूंगा नहीं। अगला दिया है कि अम्बेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? कानूनी न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या सामाजिक न्याय? डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है, बी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है आप सभी लोगों का। तो यदि हम डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक और राजनीतिक दर्शन को ध्यान से देखते हैं या पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर अम्बेडकर जो है उनका मानना ये है कि सबसे पहले जो है वो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। यदि समाज में सबको एक बराबर स्थान मिल जाएगा तो बाकी सारी चीजें जो हैं वो उसको स्वतः ही मिल जाएंगी। डी विकल्प आपका सही होगा, मैक्सिमम लोगों ने अपना उत्तर गलत किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना या प्रस्तावना? चारों में से एक को चुनिएगा। भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार भूमि। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तो भारतीय संविधान का दर्शन जो है वो कहा जाता है किसको? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, जिसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस बात को कह चुका है। किताबों में आपने पढ़ा होगा कि यदि कहीं पर भी संविधान की भाषा को में अस्पष्टता आती है किसी भी अनुच्छेद में या संविधान की व्याख्या करने में कहीं पर भी यदि अस्पष्टता को देखा जाता है, ऐसी स्थिति में प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावना जो है वो पूरे संविधान का दर्शन है। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? हम आदेश देते हैं। आप सभी को पता है कि रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को है और अनुच्छेद 226 के तहत जो आपके हाई कोर्ट को है। ये दोनों लोग जो है रिट जारी कर सकते हैं और इसमें जो है रिट के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें एक रिट होता है जिसमें कहा जाता है हम आदेश देते हैं। उसे कौन-सा रिट कहा जाता है आप लोगों को बताना है। चलें, तो जो लोग परमादेश की बात कर रहे हैं, परमादेश में जो है वो परमादेश आपके में कहा जाता है कि हम आदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आदेश देते हैं और इसके बाद से जो है मैटर लिखा जाता है। किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की को घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की है? सामाजिक संविदा सिद्धांत की आलोचना एक व्यक्ति हैं, एक चिंतक हैं जिन्होंने की थी और इन्होंने कहा था कि जो सामाजिक संविदा का या सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, वह एक घटिया इतिहास है, घटिया दर्शन है और घटिया विधि है। सर हेनरी मैन दिया है, लॉर्ड एक्टन दिया है, हाबहाउस और मिल। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलें। तो सर हेनरी मैन वो विचारक हैं जो सामाजिक संविदा सिद्धांत को जो है वो घटिया इतिहास मानते हैं, घटिया
माफ करिएगा, घटिया इतिहास, घटिया दर्शन और घटिया विधि के रूप में इन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की व्याख्या। आगे बढ़िए। क्या है कि अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार क्या है? आपको बताना है अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार शक्तियों का संतुलन, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का एकीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं, चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलें, बी सी विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है। जो लोग इसमें शक्तियों के पृथक्करण की बात करेंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की यदि हम बात करते हैं तो यह देखने को आपको मिलती है यूएसए में, और यूएसए में यह व्यवस्था जो है आपके मॉन्टेस्क्यू महोदय की जो शक्ति पृथक्करण की अवधारणा है, शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक की अवधारणा से अमेरिकी संविधान में जो है इसको स्वीकार किया गया था, शक्तियों का पृथक्करण। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि अमेरिकी संविधान में जो है वो शक्ति पृथक्करण की अवधारणा किस विचारक से ग्रहण की गई है, तो मॉन्टेस्क्यू से की गई है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्य से संबंधित है? 12वीं अनुसूची के लिए उत्तर करिएगा। जी, स्पिरिट ऑफ लॉज में इन्होंने जो है वो शक्ति पृथक्करण की अवधारणा को दिया था और उसको ग्रहण किया अमेरिकी संविधान ने। चले भैया, तो आप सभी को पता है कि 12वीं अनुसूची जो है अमेंडमेंट के द्वारा, किस अमेंडमेंट के द्वारा, आपके 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है इसको जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 में आपके हुआ है, और 1992 में 74वें संविधान संशोधन से जो है वो नगर पालिका के कार्यों को आपकी 12वीं अनुसूची में रखा गया है। तो उत्तर आपका तीसरे विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला दिया है, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है, राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है, राज्य की प्रकृति सावयवी है। चलें, उत्तर तेजी से करिए। थोड़ा सा आप लोग जो लोग नए दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए और नियमित रूप से रात के 9:15 बजे से आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। अभी मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ। इसके बाद फिर से धीरे-धीरे जो है जैसे ही आगे बढ़ेंगे, वैसे हम प्रश्नों का स्तर जो है ऊपर उठाते ले जाऊँगा और एग्ज़ाम तक आप लोगों की कंप्लीट तैयारी करा दूँगा, ये मेरा वायदा है आप लोगों से। चलें, तो बी विकल्प की सभी बात कर रहे हैं। सामाजिक संविदा सिद्धांत का जो सबसे आधार है, क्या है वह है समझौता। और समझौता जो है, यह किसके द्वारा किया जाता है? लोगों के द्वारा। चाहे या आप हॉब्स का सिद्धांत पढ़िए, लॉक का पढ़िए या रूसो का पढ़िए, तीनों में जो है वो समझौता लोगों के द्वारा किया जाता है। और समझौते के बाद ही जब समझौता संपन्न होता है तो राज्य की उत्पत्ति होती है। तो जब राज्य की उत्पत्ति एक समझौते के माध्यम से लोगों के द्वारा की गई है तो इसको राज्य को मानवकृत संस्था ही कहा जाएगा, क्योंकि राज्य लोगों ने ही अपने समझौते के माध्यम से इसका निर्माण किया है। अगला प्रश्न, द्विसदनात्मक द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणाली में किस एक की एक अनिवार्य विशिष्टता है? द्विसदनवाद, दो सदन को जो है द्विसदनवाद कहा गया है। इस किसकी अनिवार्य विशेषता है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की, संसदात्मक शासन व्यवस्था की, संघात्मक शासन व्यवस्था की या एकात्मक शासन व्यवस्था की? तेजी से उत्तर करिएगा द्विसदनवाद के लिए। चलें, तो द्विसदनवाद का सीधा सा शाब्दिक अर्थ बस समझिए। ये द्विसदनवाद आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसी कोई चीज आपको पढ़नी भी नहीं है। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए द्विसदनवाद की बात कर दी गई है। जैसे भारत में जो है दो सदन आपको देखने को मिलते हैं, कौन कौन सी? आपकी पहले लोकसभा और उसके बाद से आपको जो है राज्यसभा, ये दो सदन देखने को मिलते हैं। और भारत जो है एक किस तरीके का देश है? तो भारत संघात्मक देश है। व्यवस्था, क्यों संघात्मक वाला व्यवस्था वाला देश है? क्योंकि भैया यहाँ पे आपको माफ करिएगा, यहाँ पे द्विसदनवाद में मैंने लोकसभा और राज्यसभा आपको बता दिया।
भारत संघात्मक व्यवस्था वाला देश है और भारत में जो है वो केंद्र व राज्य ये दो स्तर की जो है वो सरकारी पाई जाती हैं और दोनों का अपना अपना अलग अलग जो है वो सदन होता है। यहाँ पे आपकी जो होती है संसद होती है और यहाँ पे जो होती है आपकी विधानसभाएं होती हैं, विधानसभा। तो ये दो सदन आपको संघात्मक व्यवस्था में देखने को मिलेंगे। उत्तर आपका जो हो जाएगा सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाक का विश्वास था कि संप्रभु समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, समस्त कानूनों के ऊपर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसी एक विकल्प का चुनाव करिए। चलें, सब लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। तो लाक महोदय का जो समझौता है आप सभी को पता है कि दो तरीके का समझौता यह कराते हैं। पहला जो है सामाजिक समझौता होता है और दूसरा सरकारी समझौता होता है। ठीक है, एक सरकारी एक प्राइवेट, बस इतना सा याद रखिए। और दोनों समझौते के परिणत होने के बाद से जो है वो आपके संप्रभु राज्य का निर्माण होता है। लेकिन राज्य जो है वो स्वतंत्र नहीं है। इन्होंने कहा था कि यदि जिस इच्छा की पूर्ति के लिए या जिन शर्तों पे हमने समझौता किया है, राज्य यदि उसका अक्षरशः पालन नहीं करता है तो हम उस राज्य को भंग कर सकते हैं या जनता उसको भंग कर सकती है। ध्यान रखिएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है? स्वामी, पुरोहित, पुरु और कोस। आपको सप्तांग सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत पढ़ा होगा, मनुस्मृति में आपने सप्तांग सिद्धांत पढ़ा होगा। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा नहीं है। कितने लोगों को राज्य के सातों अंग याद हैं? तेजी से उत्तर करिएगा। चलिए, पुरोहित का जो है कहीं पर भी उल्लेख आपको सप्तांग सिद्धांत में देखने को नहीं मिलता है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोस, दंड और मित्र, ये 7 जो हैं आपके सप्तांग सिद्धांत के अंग हैं। लेकिन पुरोहित का उल्लेख जो है इस सप्तांग सिद्धांत में बिल्कुल कहीं पर भी नहीं किया गया है। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके लिए है कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, यह कथन किसका है? लॉर्ड ब्राइस, सेवी डायसी, जैलिनेक या जीविसा? चारों में से किसी एक को चुनिए। चलो, याद है तो अच्छी बात है। सप्तांग सिद्धांत बस जान लेना पर्याप्त नहीं है। सप्तांग सिद्धांत के सातों अंग आपको याद होने चाहिए। कौटिल्य और मनु के सप्तांग सिद्धांत में एक अंतर भी है, वो कितने लोगों को पता है? चलिए, चलिए बहुत ही बढ़िया। उत्तर तेजी से करिए इस प्रश्न के लिए। आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है, जेलिनेक का फेमस स्टेटमेंट 3-4 बार पूछा जा चुका है। सी विकल्प के लिए उत्तर सही होगा। यदि याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं जो तरीका आपको बताता हूँ उस तरीके से नोट डाउन करिए और उसको रिवाइज करिए। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? सीमित शासन, व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और उपयुक्त सभी। चलिए, संवैधानिक सरकार की प्रकृति को आपको बताना है ठीक से कौन स्पष्ट कर रहा है। चले भैया, सब लोग डी विकल्प की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं। तो जब संवैधानिक सरकार की बात की जाएगी तो सीमित जो है वो शासन किया जाएगा, निरंकुश निरंकुश शासन बिल्कुल नहीं होगा। व्यक्तियों के स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की होगी, बिल्कुल होगी। व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो होगी वो बिल्कुल सरकार की होगी। तो उपयुक्त सभी आपके सही हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे संवैधानिक सरकार की बात पूछी गई है। डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला दिया है, कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? चलिए, कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं, आपको भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा का सभापति। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? चलें, सभी लोग आप लोग बात कर रहे होंगे लोकसभा स्पीकर की।
तो आपके अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया और इसी में कहा गया है कि भैया लोकसभा स्पीकर इस बात का निर्णय करेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक, या कोई विधेयक इसमें वित्त विधेयक है या नहीं, अथवा नहीं ही दिया है। चलिए कोई बात नहीं, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस बात का निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं है, तो वो निर्णय करने का अधिकार जो है वो लोकसभा स्पीकर को है। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, 1936 में किसने कहा था गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? 1936 में किसने कह दिया कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है? महात्मा गांधी ने स्वयं कहा था, या मौलाना आजाद ने कहा था, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, या पंडित नेहरू ने कहा? चलें। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो जो लोग इसमें महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, महात्मा गांधी स्वयं कहते हैं 1936 में कि गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं है। ये विकल्प सही हो जाएगा। और इसी के साथ जो है आज की क्लास को हम लोग पूर्ण विराम देंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से, नहीं तो आप लोगों की क्लास जो है 10:30 बजे तक तो चलेगी ही चलेगी, नियमित रूप से 10:30 बजे तक चलेगी। आज मात्र 50 क्वेश्चन मैंने उठाए थे आपके 2013 के प्रश्न पत्र से। बाकी जो मैंने 15 प्रश्न छोड़े हैं वो सारे रिपीटेड प्रश्न हैं और बहुत ही आसान प्रश्न हैं जो आप लोगों से आप लोगों को पिछले 2-3 सेशन में मैं करा चुका हूं। तो आज के लिए बस 50 ही प्रश्न दोस्तों। आज के लिए आप लोग बस मुझे क्षमा करिए, इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन ये है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और आप लोग ईमानदारी से वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, नहीं तो संख्या आप लोगों की इतनी कम नहीं रहती। संख्या को बढ़ाने का प्रयास करिए। और नियमित रूप से जो लोग नए जुड़ रहे हैं उन सभी को मेरा बस यही सुझाव है कि आप नियमित रूप से 9:15 बजे क्लास को ज्वाइन करिए और शुरू से अंत तक आप ज्वाइन करिए। एक सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को लेके चलूंगा। अभी 4-5 क्लासेज हुई हैं जब मैंने फिर से दोबारा स्टार्ट किया है। इसके पहले मैं 1 साल से आप लोगों को करा रहा हूँ। बीच में 2 महीने में क्लास नहीं ले पाया था। फिर 2 महीने के बाद से अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर एकदम बेसिक से आप लोगों को लेके चलूंगा। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सारी चीज़ों को बेसिक से एडवांस लेवल तक के प्रश्नों को आपको सारा कराऊँगा। एग्ज़ाम के आपके पहले तक आपकी तैयारी को कंप्लीट कराने की ज़िम्मेदारी मेरी है। आपकी प्रैक्टिस में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। आप उतना पढ़ नहीं पाएँगे जितना मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा। यदि आपके अंदर क्षमता है तो आप पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन मैं प्रैक्टिस आपको एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ कराऊँगा। जैसे-जैसे आगे बढ़ते चलेंगे वैसे-वैसे हम लोग करते रहेंगे इसको। फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए, और बाकी जो भी क्लासेस हैं, आपकी इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास है, वो भी बहुत ही जल्दी, जैसे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, अगले हफ्ते में आपकी आईआर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आपके जीएस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, टेस्ट सीरीज का भी मामला है। तो अब तबीयत मेरी ठीक नहीं है, कल देखते हैं टेस्ट सीरीज आपका हो पाता है या नहीं। यदि हो पाएगा तो आपको सूचित करूँगा, नहीं हो पाएगा तो अगले संडे से आपका टेस्ट कंटिन्यू हो जाएगा। आप लोग क्षमा करिएगा। फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए, और कल अभी तक जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। आप जो अभी पहले, इसके पहले जो टेस्ट हुए हैं, वो आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे, वो अवेलेबल है। आगे जो टेस्ट होगा वो सारा आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग आज के लिए मुझे बस इतना ही अनुमति दे दीजिए। कल फिर से, कल संडे है, यदि कल संडे है तो हो सकता है कल आपकी क्लास ना हो। ठीक है, फिलहाल के लिए अनुमति दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। सिर्फ संडे को क्लास बंद रहती है। धन्यवाद।